नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स। सार्थक पहल बदलाव हमसे है एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाता है। और सार्थक पहल किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लेता है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स। तो पहले ही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सार्थक पहल का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ई कॉमर्स अर्थात इंटरनेट की सहायता से किसी वस्तु को बेचकर बेचना, खरीदना, खरीदना, बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। क्लियर एकदम। इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट की साइट पर हम प्रचार प्रसार करें, फिर वस्तुओं को खरीदना या बेचना, ये जो काम होता है ये ई कॉमर्स कहलाता है। माइकल एल्ड्रिच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल एल्ड्रिच को विश्व में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। माइकल एल्ड्रिच को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। तो वही भारत की यदि बात करें तो कै वेथीश्वरन के वेथीश्वरन के वेथीश्वरन को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए अलग अलग। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो माइकल एल्ड्रिच विश्व में ई कॉमर्स का जनक। और यदि भारत की बात करें तो कै वेथीश्वरन को भारत में ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। विश्व भर में ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलीबाबा है, स्नैपडील है, ये सब जो है ई कॉमर्स की मल्टीनेशनल कंपनियां है। वॉलमार्ट वगैरह ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। यदि हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 1979 में ई कॉमर्स की नींव जो है माइकल एल्ड्रिच द्वारा रखी गई थी। और 1994 जेफ बेजोस ने अमेज़न नामक कंपनी की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अमेज़न की स्थापना किसने की? 1994 में जेफ बेजोस ने की। और यह प्रारंभ में केवल ऑनलाइन पुस्तकों की बिक्री करता था और आज जो है सारे प्रकार की वस्तुओं की बिक्री अमेज़न से की जाती है। आप लोगों ने भी कभी न कभी अमेज़न से बिक्री की होगी। फिर 1995 में यूएसए में ईबे की शुरुआत हुई। पहले अमेज़न 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा और फिर 1995 में यूएसए में ईबे की स्थापना शुरू हुई। भारत की यदि बात करें तो 1996 इंडिया मार्ट की शुरुआत भारत में हुई थी। कब? 1996 में। और B2B बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा देने वाली वर्तमान में भारत की लीडिंग कंपनी है। बिजनेस टू बिजनेस B2B। उसके बाद पेपल की स्थापना 1998 में हुई। पेपल PAYPAL पल पेपल की स्थापना 1998 में और इसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लोकप्रिय बनाया। 1999 में Alibaba.com की शुरुआत हुई। 2007 में फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा कब? 2007 में। 2010 की बात करें तो पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। भारत की यदि बात करें तो ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान पर रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट जीरो किसने लॉन्च किया है? अमेज़न के द्वारा भारत में लॉन्च किया है। काहे के लिए? ताकि कोई भी अमेज़न पे नकली सामान न बेच सके और ग्राहकों की सुरक्षा कराना इसका उद्देश्य है। ग्राहकों की सुरक्षा कराना इसका उद्देश्य है। और यदि हम ऑनलाइन
कंपनियों की बात करें तो मैजेंटो एक ऑनलाइन कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। उसके बाद ओरेकल कॉमर्स, रिजोरपी, वूकॉमर्स, शॉपिली, ये सारी। अमेजोन की बात करें तो ये कुछ डाटा बड़ा अच्छे से नोट करके रखना है, बड़े अच्छे से, सोते सोते इसे याद कर सकता है, इस तरीके से हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेजोन की स्थापना 1994 में जेफ बेजोस ने की थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। इसी प्रकार ईबे दूसरी ई कॉमर्स कंपनी 1994 में पियरे ओमिडियार द्वारा और कैलिफोर्निया यूएसए में। उसी प्रकार इंडिया मार्ट 1996 दिनेश अग्रवाल द्वारा इसकी स्थापना की गई और कहां पर, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। फेबमार्ट 1999 में के बेठे सोरेन द्वारा और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। के बेठे सोरेन द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय। उसी प्रकार अलीबाबा की बात करें, अलीबाबा 1999 जैकमा और हांगझोउ चीन में इसका मुख्यालय। अलीबाबा चाइनीज कंपनी है, 1999 में इसकी स्थापना हुई और जैकमा इसके संस्थापक थे और मुख्यालय कहां पर, हांगझोउ चीन। मिंत्रा की बात करें तो मिंत्रा की स्थापना 2007 में भारतीय कंपनी है। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया, तीन इनके मुख्य है। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लावानिया और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये भी इंडियन कंपनी है, 2007 में इसकी स्थापना हुई है। सचिन बंसल बिन्नी बंसल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में। तो बेंगलुरु कर्नाटक में तीन भारतीय कंपनियां हम पढ़ चुके हैं। तो एक तो फेबमार्ट जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, दूसरा मिंत्रा जिसकी स्थापना 2007 में, और एक है फ्लिपकार्ट जिसकी स्थापना भी 2007 में हुई। बेंगलुरु में और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे हम कंटिन्यू क्रम से पढ़ते रहेंगे। अभी हम बात करें पेटीएम की स्थापना 2010 में, और किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी में, विजय शेखर शर्मा, और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। स्नैपडील की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में, और इसका जो संस्थापक है कुणाल बहल रोहित बंसल, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार जयबोंग की बात करेंगे, जयबोंग जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मीसो की यदि हम बात करें तो मीसो की स्थापना 2015 में हुई थी। संजीव बरनवाल किसके द्वारा की गई मीसो की स्थापना, संजीव बरनवाल के द्वारा, विदित आत्रेय के द्वारा, और इसका मुख्यालय भी है बेंगलुरु कर्नाटक। ये चौथी कंपनी हम पढ़ रहे हैं जो बेंगलुरु में। इसी प्रकार स्विगी 2014 में, स्विगी की स्थापना 2014 में हुई। श्री हर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी, तीन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। श्री हर्ष मजेटी, नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसी प्रकार जोमेटो की बात करें तो जोमेटो की स्थापना 2008 में दीपिंदर गोयल व पंकज चड्डा के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा। में है। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स, ये अभी हम पढ़ चुके थे कि 1979 ई कॉमर्स की न्यू माइकल एल्ड्रिच द्वारा रखी गई थी। जेफ बेजोस ने अमेजोन की स्थापना की थी और प्रारंभ में ये केवल पुस्तकों की बिक्री करता था। फिर यूएसए में ईबे की शुरुआत 1996
उसके बाद भारत में इंडिया मार्ट की शुरुआत हुई और यह B2B को बढ़ावा देने वाली वर्तमान में लीडिंग कंपनी है। अलीबाबा .com की शुरुआत भी की गई, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा की शुरुआत की गई, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म स्थापित हुए। तो ई कॉमर्स की न्यू जो है माइकल एल्ड्रिच द्वारा रखी गई थी और जेफ बेजोस ने अमेजोन की स्थापना कब की गई थी? 1994 में, 1994 में। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स के लाभ कौन कौन से हैं। जैसे हम दुकानों में देखते हैं तो दुकानों का खुलने का टाइम होता है 11 बजे 12 बजे, दुकानों का बंद होने का टाइम होता है रात के 7 बजे 8 बजे। यही टाइम हमारा काम करने का भी समय होता है। तो कई बार ये होता है कि हम चाहते हुए भी दुकान जा नहीं पाते हैं। दुकान दूर होती है तो जाने आने में समय लगता है। लेकिन ये क्या, ये जो ई कॉमर्स जो है, ये मोबाइल ऐप के माध्यम से या अन्य के माध्यम से 24x7 सप्ताह के 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराती है। उत्पादों को खरीदने में कोई भौगोलिक बाधा नहीं है, चाहे ब्रिटेन का मॉडल हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं की भी वस्तु हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कस्टमर को होम डिलीवरी सुविधा, मतलब कस्टमर को दुकान जाने की जरूरत नहीं है, घर पहुंच सुविधा दी जाती है। समय की बचत होती है, नकदी लेन देन से छुटकारा मिल जाता है, कस्टमर के पास प्रोडक्ट वैरायटी के विकल्प होते हैं। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट जो है, किसी को ट्राउजर लेना है या टी शर्ट लेना है तो वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अन्य ढेर सारी कंपनियों पे तुलनात्मक रूप से अलग अलग ब्रांड को वो देख सकता है, जो मन पसंद हो वो खरीद सकता है। जबकि दुकान में जाते हैं तो वहां कुछ लिमिटेशन होती है, जो ब्रांड वहां पर उपलब्ध है उसी में से हमें देखना होता है। ई कॉमर्स की हानियां यदि देखें तो शिपमेंट में देरी, बिल्कुल बात सही है। ऑनलाइन कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन का समय हमें देना ही होता है। स्थानीय व्यापारियों को घाटा, सब हम ऑनलाइन ही खरीदी बिक्री कर लेंगे तो हमारे आसपास शहरों में जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं इन लोगों का क्या होगा? ठीक। ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना, कई बार शिकायतें आती है, मोबाइल मंगाते हैं पत्थर निकल जाता है, डिफेक्टेड सामान आ जाता है, जो सामान हमने पसंद किया था उसके कलर में, क्वालिटी में अंतर आ जाता है। आज भी इंटरनेट काफी व्यक्तियों की पहुंच से दूर है और ये जितना भी ई कॉमर्स है ये इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। और आज भी भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो डाटा कनेक्टिविटी उतनी क्लियर नहीं हो पाती है। कस्टमर और सेलर एक दूसरे को देख नहीं सकते, प्रोडक्ट को केवल ऑनलाइन ही देख सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कलर विजन वगैरह देखने में सफल न हो, क्वालिटी सही ढंग से पहचान न पाए, तो ये हानियां भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में यदि देखें तो इसमें हम 6 प्रकार का टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स देख रहे हैं। B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस, जैसे इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ये कस्टमर को नहीं देते, ये होलसेल से डीलर को देते हैं, है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस, इंडिया मार्ट, अलीबाबा। इसी प्रकार बिजनेस टू कंज्यूमर जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये कस्टमर तक वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम करता है। बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजन, फ्लिपकार्ट। फिर एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C अर्थात कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे क्विकर, OLX, मतलब ये कंज्यूमर ही अपना सामान इसमें किसी दूसरे को बेचता है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, क्विकर, OLX। C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे गूगल, एडसेंस, शटर स्टॉक्स। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर जो होता है अपना कोई जो वस्तु जो उसे बेचना है वो ऑनलाइन गूगल पे लेके आता है, जो व्यापारी है उससे खरीदते हैं, संपर्क करके उसे खरीदते हैं। फिर है C2G अर्थात कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, MP ऑनलाइन। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, जैसे ट्रिप एडवाइजर आदि। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ
बी कॉमर्स पढ़ा, ई कॉमर्स पढ़ा। तो बिजनेस टू बिजनेस सबसे पहले की यदि हम बात करें तो इसमें सेलर और खरीदार दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक व्यावसायिक संगठन अपने उत्पाद को दूसरे व्यावसायिक संगठन को बेचने की बात करता है, जैसे alibaba.com, indiamart.com। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ये कौन काम करता है? अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो कंपनी सीधे कस्टमर को अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचती है। C2B क्या पढ़ा हमने? कंज्यूमर टू बिजनेस। तो ये B2C का बिल्कुल उल्टा मॉडल है। B2C का उल्टा मॉडल, कस्टमर किसी कंपनी को सेवा या उत्पाद प्रदान करता है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें जब एक कस्टमर अपने उत्पाद को दूसरे कस्टमर को इंटरनेट के माध्यम से बेचता है, जैसे OLX, क्विकर और इंटरनेट साइट्स पर डालकर दूसरे कस्टमर को बेच सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म व्यापार के भौगोलिक डोमेन को प्लेटफॉर्म का स्कोप कहा जाता है। ई कॉमर्स में CSP एक शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, CSP कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। CSP का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। एक शब्द है इसमें, ई कैश का उपयोग करते समय ग्राहक के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। और OTP और SMS ईमेल, ये महत्वपूर्ण घटक है ई कॉमर्स के लिए। OTP वन टाइम पासवर्ड, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल और SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका उपयोग किया जाता है। भारत का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बिल डेस्क कौन सा था? बिल डेस्क। भारत का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बिल डेस्क। वेब पोर्टल डेकनेट एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन, PSC कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क कहां है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश रूरल टेक्नोलॉजी पार्क, मध्य प्रदेश रूरल टेक्नोलॉजी पार्क, मध्य प्रदेश रूरल टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर? मुरैना में है। तो तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन। मध्य प्रदेश रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने अभी बताई कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापार के भौगोलिक डोमेन को प्लेटफॉर्म का स्कोप कहा जाता है। CSP का फुल फॉर्म कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। ग्राहक अपने डिजिटल सिग्नेचर कस्टमर पब्लिक की का उपयोग करता है। OTP अर्थात OTP फुल फॉर्म क्या बताया? OTP का वन टाइम पासवर्ड, SMS और ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बिल डेस्क। Star99 हैज एक डिजिटल भुगतान तकनीक सेवा है। वेब पोर्टल एक वेब पोर्टल है। डेकनेट, DACNET, डेकनेट काय से संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है। विश्व का पहला 5G फोन किसके द्वारा बनाया गया? तो सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था। सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और भारत का पहला 5G फोन लावा कंपनी ने अग्नि नाम से बनाया था, अग्नि नाम से बनाया था। अब कुछ ये महत्वपूर्ण ई कॉमर्स से संबंधित शब्दावली हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म क्या? UPI पेमेंट इंटरफेस, UPI पेमेंट इंटरफेस। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं।
और 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये भी याद रखना, एनपीसीआई किसने बनाया, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था यूपीआई को, तो 2016 में एनपीसीआई द्वारा, एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और एनपीआईएन, एनपीआईएन का उपयोग किया जाता है यूपीआई में। तो एनपीआईएन क्या है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये एमपीआईएन नंबर जो होता है कभी 4 या 6 अंकों का होता है। अब दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ईपीएस, ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये भुगतान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि माध्यमों से किया जा सकता है। इसके बाद नेफ्ट, बड़ी अच्छी शब्दावली है, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, एनईएफटी नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट एक ऐसा तरीका है जिससे किसी बैंक के माध्यम से किसी भी दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। और नेफ्ट की जो शुरुआत हुई है नवंबर 2005 में, नवंबर 2005 में की गई। नेफ्ट की शुरुआत नवंबर 2005 में की गई है। और नेफ्ट का मेंटेनेंस जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा पैसा 3 मिनट से लेकर 2 घंटे के भीतर पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन इसकी लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपए तक। कितनी, 1 लाख रुपए तक। फिर आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग है जहां पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जा सकता है। इस सिस्टम को आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है और आरटीजीएस के माध्यम से 2 लाख रुपए तक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कम से कम 2 लाख रुपए तक, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इससे कम वाला जो है वो नेफ्ट के माध्यम से, और 2 लाख से अधिक का करना है तो फिर आरटीजीएस के माध्यम से। नेफ्ट 2 लाख तक और आरटीजीएस 2 लाख या उससे अधिक। क्लियर एकदम। अब आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यह एक ऐसा बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत रियल टाइम जैसे पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। 24 घंटे ये शुरुआत हुई थी, 24 घंटे ही सेवाएं उपलब्ध है। और आईएमपीएस की शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। फिर है ओटीपी, ओटीपी, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या था, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, एक सिक्योरिटी कोड होता है, 6 डिजिट का होता है और ओटीपी की सहायता से ऑनलाइन प्रोसेस में आने वाले अपराधों से बचा जा सकता है। फिर है डेबिट कार्ड, सबको पता है। क्रेडिट कार्ड, ये भी सबको पता है। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है। सीवीवी, सीवीवी, शायद इसमें मैं लिख नहीं पाया हूं, सीवीवी अर्थात कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इस कोड से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। सीवीवी नंबर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लिखा होता है। बीसीआर, बारकोड रीडर, इसकी जो शुरुआत है नॉर्मन जोसेफ उंडलैंड के द्वारा की गई थी और स्कैनर डिवाइस है। रिटेल व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, पीओएस जो होता है, वहां पर एटीएम वगैरह ये स्कैन करने के लिए इसका उपयोग, बारकोड स्कैन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बारकोड स्कैन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यूआर कोड, क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, और यह एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल भुगतान में इसका उपयोग किया जाता है।
क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल मनी है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी। और इसकी शुरुआत जो है जापान के टाको साकी द्वारा की गई थी। इसके अलावा बिटकॉइन, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका इंट्रोड्यूस 2009 में किया गया था, 2009 में किया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया। कुछ बातें और हम देखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था, और जो अपने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर कस्टमर को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी है यदि कोई दिक्कत हुई है तो। सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए सार्थक पहल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।